आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करने वाले डेली करंट अफेयर्स कवर करेंगे 30 अप्रैल का। और ये जो भी करंट अफेयर्स पढ़ने वाले माइंड मैपिंग में पढ़ेंगे और ये सबके लिए हेल्पफुल रहने वाले, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बैंक ऐसी रेलवे सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम मैं आपका दोस्त हीरकनाथ आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ नेशनल अफेयर्स से पहले। तो पहले पढ़े तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी विश्नोई जो कि कौन से मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संभाल रहे हैं। इन्होंने लॉन्च किया है एक गाइडलाइन एंड पोर्टल। क्या लॉन्च किया है? गाइडलाइन एंड पोर्टल। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए। ठीक है, तो ये पोर्टल के बारे में बात करें तो ये पोर्टल आपको मिलेगा ecms.meity.gov.in। ये पोर्टल आपको याद नहीं रखना, एग्जाम में आपको कभी भी पोर्टल नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कब से इसकी एप्लीकेशन खुली हुई थी? तो इसकी एप्लीकेशन 1 मई 2025 से ओपन होने वाली है। और इसके बाद जो भी पर्सन है जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंतर्गत कुछ भी अगर इंसेंटिव चाहिए होगा तो वो इस पोर्टल में जाके ले सकता है। ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। क्या ये स्कीम है? ये इंडिया का पहला PIL स्कीम है। PIL स्कीम का मतलब क्या हो गया? PIL का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा। PIL का मतलब होता है प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम। जो प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम था ये गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया था। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था फॉर डिफरेंट जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए। ठीक है, जिसके से हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़े, उसके से जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े और जो हमारी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट में वो कम हो। और PIL स्कीम के बारे में बात करें, PIL स्कीम को जो है 2020 में लॉन्च किया गया था। इनिशियली जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए, बाद में इसको 14 सेक्टर के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, बाद में इसमें 14 सेक्टर के लिए बढ़ाया गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, फिर फूड प्रोसेसिंग, फिर टेक्सटाइल, ये सब के लिए बढ़ाया भी गया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है, 14 सेक्टर्स है जिसके लिए बढ़ाया गया था। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में बात करें तो ये पहला इंडिया का पहला PIL स्कीम लॉन्च किया गया था बाय दी गवर्नमेंट। ठीक है, इसको जो है लॉन्च किया गया है अंडर दी नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 के हिसाब से। ठीक है, तो ये एक तरह का पॉलिसी लॉन्च किया गया था 2019 में गवर्नमेंट ने, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि इंडिया को जो है ग्लोबल हब बनाया जाएगा फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ग्लोबल हब बनाया जाएगा, गवर्नमेंट का ऐसा कहना था। और गवर्नमेंट का कहना था कि हम जो है इन्वेस्ट करेंगे 400 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन का टारगेट रखा था इन्होंने 2025 तक। ठीक है, तो ये इसके अंदर बोला गया था पॉलिसी के अंतर्गत। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में बात करें तो इसकी जो ड्यूरेशन होने वाली है, इसकी ड्यूरेशन 6 साल के लिए होने वाली है। मतलब 2026 फाइनेंशियल 2026 से लेकर 2032 तक जो है इसकी ड्यूरेशन होने वाली है। टोटल जो गवर्नमेंट पैसे लगा रही है वो 22,919 करोड़ रुपीज़ आउटले लगा रही है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब ये क्या क्यों जा रहा है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बूस्ट करने के लिए डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की। जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, आपको पता होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत पीछे हैं चाइना से, या तो डिफरेंट कंट्रीज से, साउथ कोरिया से बहुत पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसी को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। और ये स्कीम जो है क्या करेगा? डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन देने वाला है हमारे मार्केट को, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को। इसके साथ ही जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करेगा इसकी वजह से। और हम भी जो है ग्लोबल वैल्यू चेन में ऐड होंगे, जैसे कि चाइना अभी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके कुछ टारगेट सेगमेंट्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। ये सारे सेगमेंट में काम करेंगे तो इनको कुछ इंसेंटिव भी दी जाएंगी, जैसे कि सब असेंबली अगर किसी ने बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स का तब उसको जो है इंसेंटिव दी जाएगी। उसके साथ अगर बेयर कंपोनेंट में काम किया तब भी जो है इनको इंसेंटिव दी जाएगी। सेलेक्टेड बेयर कंपोनेंट्स में काम किया तब भी दी जाएगी। उसके साथ सप्लाई चेन इकोसिस्टम एंड कैपिटल इक्विपमेंट में अगर काम किया तब भी जो है इनको एज अ इंसेंटिव दी जाएगी। तो ये 4 सेगमेंट आपको याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इंसेंटिव बोल रहा हूँ तो कौन कौन से इंसेंटिव दी जाएंगी जो भी कंपनी जो PIL स्कीम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के अंदर आएंगी। तो इनको जो है टोटल 3 तरह से जो है इंसेंटिव दी जाएंगी, मतलब 3 टाइप से जो है इंसेंटिव दी जाएगी। पहले जो है आपको मिलेगा टर्नओवर लिंक्ड, और दूसरा आपको मिलेगा कैपेक्स लिंक्ड, और तीसरा आपको मिलेगा हाइब्रिड, मतलब दोनों का जो है जुड़ा हुआ, मतलब टर्नओवर लिंक्ड और जो कैपेक्स लिंक है दोनों का। अब ये टर्नओवर लिंक क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, टर्नओवर लिंक के बारे में समझे तो मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने जो लास्ट टाइम जितना सेल किया था उससे ज़्यादा इस बार सेल किया है। ठीक है, मान लेते हैं कि लास्ट टाइम कोई भी कंपनी जिसने 100 प्रोडक्ट बेचे और इस साल जो है
120 प्रोडक्ट बेचे हैं, तो इसके बेसिस पे जो है गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, ठीक है। तो अगर लास्ट टाइम से अगर ज़्यादा अगर सेल हुआ होगा किसी भी कंपनी का इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म, तो उस केस में उसको जो है टर्न ओवर लिंक इंसेंटिव बोला जाता है। और दूसरा जो है आपको मिलेगा कैपेक्स लिंक, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लिंक इंसेंटिव भी बोला जाता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर लिंक इंसेंटिव के बारे में समझे तो ये होता क्या है। कैपिटल लिंक इंसेंटिव का मतलब ये हो गया कि इसके अंतर्गत बोला जाता है गवर्नमेंट कि आप अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हो, ठीक है, तो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर खर्चा करते हो, जैसे कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हो, उसके साथ अगर मशीन आप बाई करते हो, उसके साथ अगर आप फैसिलिटी सेटअप करते हो, तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दी जाएगी। अभी आपने देखा होगा अभी बहुत सारे कंपनीज क्या कर रही है, अपना ईवी जो है गुजरात में फॉर्म कर रही है या तमिलनाडु में फॉर्म कर रही है। उसका सीधा कारण है कि उनको जो भी स्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, जो भी फैसिलिटी स्टैब्लिशमेंट है उसके लिए, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिशमेंट है उसके लिए जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है या तो इंसेंटिव देती है। वो सब किसके अंतर्गत देती है, जो भी उनका पॉलिसी रहता है उसके अंतर्गत। लेकिन अगर कोई कंपनी है, जो कंपनी जो है फोकस कर रही है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में, और उसमें भी ये 4 टाइप जो आपको दिख रहा है, 4 सेगमेंट जो आपको दिख रहा है इसके अंतर्गत, तब जो है इनको एक इंसेंटिव मिलने वाला है, ठीक है। तो ये 3 तरह से इंसेंटिव मिल सकते हैं, टर्नओवर लिंक इंसेंटिव, एपेक्स लिंक्ड इंसेंटिव और हाइब्रिड मॉडल में। आई होप आपको समझ आ गया होगा सारे के सारे चीज़ें। अब जो टर्नओवर जो लेने वाले हैं, टर्नओवर लिंक इंसेंटिव जिसको भी लेना होगा, उसके लिए फाइनेंशियल 2025 को जो है एज अ बेस ईयर सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद जो भी पैसे जो है अर्न करेगा उसकी बेसिस पे ही जो है इनको इंसेंटिव दी जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हमारा इंडिया में 5x ग्रो किया है, और एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो 6x हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से, ठीक है। और अगर कंपोनेंट एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो ये आपको 20% से ज़्यादा मिलेगा फॉर एक्सपोर्ट और 70% ज़्यादा मिलेगा फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। एआई खोज के बारे में बात करें तो एआई खोज क्या है, एक तरह का यूनिफाइड रेपॉजिटरी फॉर डेटाबेस टूल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे क्योंकि एक और न्यूज़ है उसके बारे में, तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। बट अभी इतना याद रखो, ये एक तरह का यूनिफाइड रेपॉजिटरी है फॉर द डेटा सेट। एआई के बेस्ड जो डेटा सेट्स रहता है उसके लिए जो है यूनिफाइड रेपॉजिटरी है, जिसके अंतर्गत बोला गया कि 350 डेटा सेट जो है अब तक अपलोड है फॉर दी एआई डेवलपमेंट के लिए 350 जो है क्या है, डेटा सेट जो है अपडेटेड है, ठीक है। तो अगर इसके साथ ही एक और चीज़ आपको ध्यान देनी कि इंडिया का जो करंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन है वो आपको 11 लाख करोड़ मिलने वाला है, और प्लान है कि 2026 तक जो है ये 300 बिलियन हो जाएगा। करंटली अभी 129 बिलियन है, ठीक है, 129 बिलियन है, और प्लान है कि 2026 तक 300 बिलियन हो जाएगा और 2030-31 तक 500 बिलियन हो जाएगा। ऐसा कुछ गवर्नमेंट का प्लान है, ठीक है। तो मैं पूरा समराइज़ कर देता हूँ क्या है ये न्यूज़, पूरा डिटेल में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अब इस पूरे न्यूज़ को हम समराइज़ करते हैं। पहली चीज़, जो अश्विनी विश्नोई हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने लॉन्च किया एक गाइडलाइन और एक पोर्टल, और गाइडलाइन और पोर्टल लॉन्च किया है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए। अब इस स्कीम के बारे में पढ़े तो ये एक तरह का स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जो भी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाएंगी उनके लिए, ठीक है। तो इसको पहले ही लॉन्च किया गया था फर्स्ट जो पीएल स्कीम है उसके अंतर्गत, और इसको अभी के टाइम पे जो है इसको अपडेट किया गया और अब इसको 6 साल के लिए चलाया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है गवर्नमेंट का। टोटल जो है इसके लिए बजट होने वाली है 22,919 करोड़ रुपये। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और किस किस तरह से इंसेंटिव दे सकते हैं, टर्नओवर लिंक, एपेक्स लिंक और हाइब्रिड दोनों को मिला के जो है ये इंसेंटिव भी दे सकती है। तो पूरा का पूरा न्यूज़ था जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ भी आपको पढ़नी है लेकिन एग्जाम के लिए जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ जो है बिहार से आ रहा है। भाई आपको पता होगा बिहार जो है क्या करने वाला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 भी होस्ट करने वाला है। तो होस्ट करने से पहले ही बिहार को जो है 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो भी सर्टिफिकेट है इसको सौंपा गया है जो भी सीएम ऑफ बिहार कौन है, नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार को जो है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको सौंपा गया है। तो ये 2 जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसको कौन कौन से उसको देखते हैं। पहला तो आपको मिलेगा लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग। अब लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग बिहार का एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है, और इसके बारे में बात करें तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फोटो ऐड किया हुआ था, बट पता नहीं यार कैसे इधर फोटो हट गया, ठीक है। इसको अभी जो PDF मिलेगा उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। बट अब इसकी पेंटिंग के बारे में बात करें तो पेंटिंग का जो है टोटल जो आपको मिलेगा बहुत बड़ा पेंटिंग है, ठीक है। 201 स्क्वायर फीट लंबा पेंटिंग है। 201 स्क्वायर फीट लंबा पेंटिंग मतलब मान सकते हो 10 बाय 10 का रूम का होगा आपको, ठीक है।
तो ऐसा मान लो कि 10 बाई 20 का रूम, एक पूरा रूम जितना बड़ा जो है पेंटिंग बनाया गया था बिहार में, और इसी की वजह से जो है इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो है अवार्ड दिया गया है। कितने, अब ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा पेंटिंग को अकेला बना सकते हैं, तो इसके अंतर्गत 50 वुमेन्स थे जिन्होंने मिलकर जो है ये पेंटिंग बनाई है, जिसको जो है लीड कर रहे थे 50 वुमेन्स को जो है लीड कर रहे थे पद्मा देवी जी। तो पद्मा श्री देवी जी इस जो भी पेंटिंग था इसके जो वुमेन्स थे क्रिएटर उसको जो है लीड कर रहे थे। टोटल इनको 50 घंटे कंटिन्यूसली लग गए इस पेंटिंग को बनाने में, और ये बनाया गया था पद्मा श्री जगदम्बा देवी को जो है ट्रिब्यूट करते हुए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देनी है। अरे मैं आपको बताया कि खेलो यूथ गेम्स होने वाला है मई 2025 से, मई 4 2025 से, उससे पहले ही जो है ये मधुबनी पेंटिंग भी लॉन्च किया गया। इस पेंटिंग की खास बात क्या है कि इसमें जो है नेचुरल कलर यूज़ किया गया है, जैसे कि हल्दी यूज़ किया गया है, बीटरूट यूज़ किया गया है, फ्लावर यूज़ किया गया है, उसके साथ कार्बन यूज़ किया गया है। तो ये एक खास बात है इस पेंटिंग की, इसमें जो है नेचुरल कलर यूज़ किया गया है। ठीक है, और इसको कहाँ पे रखा गया था, जो मधुबनी पेंटिंग इंस्टीट्यूट है बिहार में, वहाँ पे जो है इस पेंटिंग को रखा गया था। ठीक है, क्या याद रखना है कि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग को मिला है। साइज कितना है, 200 स्क्वायर फीट के आसपास है। ठीक है, और इसको कौन लीड कर रहा है ये भी नाम आपको याद रखना, पद्मा श्री देवी जो है, पद्मा श्री से इनको नवाजा गया था, तो इसलिए इनका नाम जो है पद्मा श्री देवी के नाम पे रखा है। पद्मा श्री जो है इन्हें लीड करते, पद्मा श्री देवी जो है लीड करते, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट जो है, अभी बहुत सारे बुद्धिस्ट जो है बोध गया में आए थे। ठीक है, कितने, 375 बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो बोध गया में आए थे, जिनका एज 5 से 70 साल था, मतलब 5 to 70 एज इनका एज था। तो ये आए थे, मिले थे और बैठ के जो है क्या किया था, मेडिटेशन और रिचुअल्स किए थे इन बुद्धिस्ट कल्चर। और ये पूरा का पूरा जो भी ये आएंगे बैठेंगे कहाँ पे, ये ऑर्गेनाइज करने का काम था बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी का। तो इसकी वजह से अब ये बहुत बड़ा एक मान सकते हो कि 375 बुद्धिस्ट कभी भी एक साथ नहीं बैठे हैं मॉन्क करने के लिए, तो ये एक साथ बैठे, जिसकी वजह से इनको लार्जेस्ट सिंगिंग बोल से जो है नवाजा गया है, और इनको भी जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो है अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा गया है बिहार में, एक तो लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग और दूसरा लार्जेस्ट सिंगल बोल, और ये एक साथ जाके बैठे थे, जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड इनको मिला है। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में ऑलरेडी बता दिया, एक तरह का ट्रेडिशनल आर्ट है बिहार का। मैं आपको फोटो ऐड कर दूंगा, जो भी हमारा इमेज ऐड कर दूंगा, जो भी हमारा PDF आएगा वहाँ पे, मैंने यहाँ पे भी ऐड करके रखा हुआ था, पता नहीं कहाँ से गायब हो गया ये चीज़, आई डोंट नो, बट ठीक है, जो भी है PDF में आपको इधर मिल जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ अप्रूवल्स हैं, एक कुछ नहीं, सॉरी, एक ही अप्रूवल्स वजह तो ये अप्रूवल अब मिल रहा होगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि अंडर दिया आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो इन्होंने अप्रूव किया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर को कि वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं विद ED के साथ, और उसके साथ जो भी लॉ एजेंसी और दूसरे हैं उनके साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। अब ये काम क्या करता है उसके बारे में समझते हैं, फिर आपको पूरा का पूरा जो भी न्यूज़ है वो समझ आ जाएगा। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ये काम करता है कि स्टेट लेवल पे भी जो है जो भी साइबर क्राइम है वो चेक होता है, उसके बाद स्टेट लेवल पे भी चेक होता है, उसके साथ जो है लोकल लेवल पे भी चेक होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, इवन जो पुलिस का जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है रहता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के पास, और यही सारा का सारा जो कोऑर्डिनेशन करती है, कैसे जो है लोकल को जो है कनेक्ट करती है सेंटर के साथ, उस सेंटर को जो है कनेक्ट करती है लोकल के साथ, या सेंटर को कनेक्ट करती है पुलिस के साथ। तो ये सारा का सारा जिम्मेदारी I4C का ही रहता है। अभी I4C को जो है लेके आ गए हैं अंडर दी प्रिवेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और ये किया गया है कि साइबर क्राइम और फ्रॉड डिटेक्शन हो पाए, स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग केस में। ठीक है, और इसको जो है ऑथराइज किया गया है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा। और इसके बारे में बात करें तो इसको लाया गया है अंडर द सेक्शन 66 ऑफ प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत। इन्होंने कोलैबोरेट किया विद ED फॉर शेयरिंग इन्फो, कौन से इन्फो, जैसे राइजिंग साइबर फ्रॉड डिटेक्शन, उसके साथ ट्रैकिंग मनी ट्रेड, उसके साथ आइडेंटिफाई मास्टरमाइंड बिहाइंड द स्कैम। तो ये सब कुछ
जो है ईडी के साथ मिलकर करने वाली। मैंने आपको ऑलरेडी बताया पुलिस के साथ ये लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लोकल लाइट्स के साथ ऑलरेडी, लोकल मतलब पंचायत के साथ, स्टेट के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अब जो है इसके साथ, इनके साथ जो है ईडी भी जुड़ चुकी है। अब ईडी का काम रहने वाला है, ईडी का मोस्टली काम रहता है जो भी मनी लॉन्ड्रिंग सब देखने का। तो इनके साथ जुड़ने के बाद अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस होता है तो उसको भी जो है एक्सेसिबल होंगे सारे डिपार्टमेंट के लिए। तो इसी केस से जो है पार्टनर करने के लिए बोला गया है। अगर बात करें कि अगर कोई भी पर्सन को अगर लगता है कि कुछ साइबर क्राइम हो रहा है उनके साथ, तो वो cybercrime.gov.in में जाके वो अपना जो भी रजिस्ट्री कर सकते हैं कंप्लेन, उसके साथ फ़ोन करके भी जो है कर सकते हैं 1930 में। तो ये भी से आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये पूरा न्यूज़ है, ज़्यादा बड़ा न्यूज़ नहीं है। वही है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को जो है अपना डेटा जो भी है सॉरी वो एक्सचेंज करना पड़ेगा विथ ईडी, ठीक है। तो ये पूरा डेटा इन्होंने बताया कि ईडी के साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा, जिसके से ईडी जो है अपना काम अच्छे से कर पाए और जो भी साइबर क्राइम होती है इन टर्म्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वो कैच कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट फर्स्ट डे न्यूज़। तो फर्स्ट डे न्यूज़ में बढ़े तो आपको मिलेगा सर्वाम एआई, जो कि एक तरह का स्टार्टअप है बेंगलुरु बेस्ड। इन्होंने बिल्ड किया है इंडिया फर्स्ट सोवरेन LLM मॉडल, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया गया है। ये एक तरह का एआई मॉडल होता है, ठीक है। तो लार्ज का मतलब क्या है कि बड़ा जो डेटा सेट है, बिलियंस ऑफ डेटा सेट जो है एक साथ ट्रेनिंग कर सकता है, ठीक है। वैसे ये इसको बोला जाता है लार्ज LM का मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज मॉडल का मतलब क्या हो गया, वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। आप जैसे टाइप कर रहे हो, आप एग्जांपल लेते हैं चैट जीपीटी का, ठीक है। तो आप चैट जीपीटी में जब भी टाइप करते हो तो उससे पहले ही चैट जीपीटी प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप क्या टाइप करने वाले हो, तो वो पहले ही प्रोसेस करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से उसको लैंग्वेज मॉडल बोला जाता है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब क्या, बिलियंस ऑफ डेटा जो है जो LLM संभालती है, मतलब जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, ब्रैड हो गया, तो ये सारे जिमिनी होंगी, तो ये सारे को LLM बोला जाता है, जो कि टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन कर सकती है, उसके साथ आपका जो इमेज रिकॉग्नाइजेशन वो भी कर सकती है, ठीक है। उसके साथ आपके लिए इमेज भी क्रिएट कर सकती है, गिबली आर्ट के बारे में पता होगा तो इमेज भी क्रिएट कर सकती है। तो ये सब कुछ जो है LLM मॉडल के अंतर्गत होता है। तो ये इंडिया का पहला सोवरेन LLM मॉडल लॉन्च किया है सर्विन एआई के बारे में बात करें तो ये एक तरह की बेंगलोर बेस्ड एआई स्टार्टअप है जिन्होंने लॉन्च किया है पार्ट ऑफ 10,370 करोड़ रुपए का जो इंडिया एआई मिशन है उसके अंतर्गत। 3 तरह के इसमें मॉडल होने वाली है, 3 तरह के जो वेरिएंट होने वाली है। एक सर्वन लार्ज जिसके अंतर्गत जो एडवांस रीजनिंग एंड टेक्स्ट जनरेशन होएगा, उसके बाद सर्वन स्मॉल जिसके अंदर जो रियल टाइम इंटरेक्शन अगर कोई भी करना चाहे तो वो कर सकता है। उसके बाद सर्वन एज जो है लॉन्च किया, जो कि एक लाइट वेटेड है ऑन डिवाइस एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये लाइट वेटेड जो है बनाया गया है जिसकी वजह से सबके लिए जो एप्लीकेबल हो। तो जो सर्वन एआई है इन्होंने पार्टनर किया था AI फॉर भारत @IIT मद्रास के साथ, ठीक है। तो AI फॉर भारत एक तरह का स्टार्टअप इंक्लूसिव हब है जो कि IIT मद्रास के अंतर्गत आती है। तो इनके साथ पार्टनर करके जो है इंडियन लैंग्वेज AI जो लीडर की तरह काम करते हैं, तो इनके साथ मिलकर जो है ये इंडिया का पहला सोवरेन LLM मॉडल जो है लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये LLM जो भी दिख रहा है आपको, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये एक्चुअली आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आती होगी तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको जो PDF आएगा उसको मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चीज़ जैसे ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अगर आप एकदम ही बिगिनर हो, अभी आपने स्टार्ट किया, तो आपके लिए डेफिनेटली मुश्किल होगा, पर बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं 1 साल 2 साल से, तो उनको तो डेफिनेटली सारी चीज़ें तो फुल फॉर्म से आ जाती है। मैं ट्राई करूँगा कि इसको PDF में आपको अपलोड कर दूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉन्चेस के ऊपर। तो ये नेशनल के अंदर आ रहे हैं लॉन्चेस, लेकिन इसका ये नहीं कि नेशनल के लॉन्चेस होंगे। इसमें आपको कुछ बैंक के भी मिल सकते हैं और कुछ इंटरनेशनल भी मिल सकते हैं, ठीक है, और कुछ स्पेस के भी मिल सकते हैं। तो बैंक के ऊपर पहले बढ़ते हैं। तो बैंक के ऊपर लॉन्चेस आ रहा है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, जिसका पहले नाम था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और उसके बाद एक्सिस बैंक ने जब इसका एक्वायर कर लिया तो इनका नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया है बंधन 2.0। बंधन 2.0 के अंतर्गत ये एक तरह का न्यू हायरिंग ऑनबोर्डिंग है। क्या है? एक तरह का न्यू हायरिंग ऑनबोर्डिंग है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं क्या है ये। तो जो एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, इन्होंने लॉन्च किया है AI बेस बंधन 2.0 फॉर ऑनबोर्डिंग, ठीक है। तो ये ऑनबोर्डिंग के लिए जो है लॉन्च किया कि जो नए एम्प्लॉय हैं एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, उनको जो है AI बेस्ड टूल के थ्रू जो है हायरिंग की जाएगी। इसका नाम इन्होंने बंधन 2.0 रखा गया है। अब एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत जो मैक्स फाइनेंस है इनका भी भागीदारी है, उसके बाद एक्सिस बैंक का भी भागीदारी है। तो दोनों का जो है जॉइंट वेंचरी से जो है ये कंपनी बनी है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। अब ये जो है टेक यूज़ करने वाली है AI, उसके साथ जो एगमेंटेड रियलिटी है इसको भी यूज़ किया जाएगा।
अगर इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें कुछ की फीचर्स, तो ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। मोस्टली जो भी कंपनी का हिस्ट्री है, जो भी पर्सन है उसका देखा जाए, कंपनी का क्या हिस्ट्री है, क्या वैल्यू है, क्या कल्चर है, उसके बेसिस पे जो है इसको रिक्रूटमेंट होगी। और ये मॉड्यूल जो भी रहने वाला है ये अवेलेबल रहेगा 60 डेज पोस्ट ज्वाइनिंग। तो 60 डे पोस्ट ज्वाइनिंग तक जो है ये अवेलेबल रहने वाला है। और ये एक तरह से यूनिफॉर्म ऑनबोर्डिंग रहने वाली है सबके लिए जो भी एम्प्लॉय है एक्सिस बैंक में आना चाहते हैं अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, तो की फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी लिख कर रखा है लेसन पॉइंट में, बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको इधर ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि एक तरह की यूएस बेस्ड एनजीओ है, इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको थोड़ा ओवर भी दे दूंगा न्यूज़ का, क्योंकि बात करें एक तो ये यूएस बेस्ड एनजीओ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछना जाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज़ कि इसमें इतना चीज़ है भी नहीं पढ़ाने लायक, तो इसको हम जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो डायनेमिक प्लैनेट है जिन्होंने लॉन्च किया है रिवाइव आवर ओशन इनिशिएटिव 2025, तो डायनेमिक प्लैनेट के साथ जो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी है इन्होंने पार्टनर किया था और इनको जो है सर डेविड जो है सपोर्ट कर रहे थे। तो इन सब ने मिलकर जो है रिवाइव आवर ओशन इनिशिएटिव 2025 का लॉन्च किया, जिसका ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला है कि जो भी कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनको एम्पावर किया जाए कि वो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बना पाए बाय रिमूविंग द बैरियर थ्रू लोकलाइज एक्शन। ठीक है, तो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाए, उसी के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया। तो मरीन एरिया प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले तो हम पढ़ते हैं कौन से 3 पिलर जो है इसके अंतर्गत रखा गया है। तो इसके अंदर 3 पिलर जो आपको याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जा सकता है, इंस्पायर, एनेबल और इक्विप। तो ये 3 जो है पिलर के बेस पे जो रिवाइव आवर ओशन इनिशिएटिव चल रहा है, 3 बैरियर भी जो आइडेंटिफाई किया है जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है कि ये MCA नहीं बन पाता। पहला तो जो नेशनल लॉ है उसकी से नहीं बन पाता, ऐसा कुछ कहना है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस एनजीओ का। दूसरा कहना है लैक ऑफ अवेयरनेस, जो MPA है उसका जो है अवेयरनेस नहीं होने की वजह से भी जो है प्रॉब्लम है, रिवाइव नहीं कर पा रहे हमने हमारे ओशन को। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि इनसफिशिएंट टूल, हमारे पास टूल नहीं है, नॉलेज नहीं है, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। इनिशियली अभी टोटल 7 कंट्री जो है पार्टनर किए हैं। अब आपको ये पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा कौन से जो है 7 कंट्रीज़ हैं। एग्जाम में आपको यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला है UK, दूसरा है पुर्तगाल, तीसरा है ग्रीस, चौथा मिलेगा तुर्की, पाँचवा मिलेगा फिलीपींस, इंडोनेशिया, मैक्सिको। तो टोटल 7 नेशन ने पार्टनर करके रिवाइव योर ओशन जो है लॉन्च किया गया। तो रिवाइव योर ओशन की अगर बात करें तो इसमें जो CEO है डायनेमिक प्लैनेट के ये थे, उसके साथ जो मरीन इकोलॉजिस्ट हैं साला ये भी थे। ठीक है, तो ये जो आपको ये सारे जो लीडर्स हैं ये सबके नाम याद करते हुए चलना, लेकिन बस लेसन पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है बिकॉज बहुत कम चांस होते हैं कि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए। अब हम बात करते हैं MPA के बारे में। तो MPA जो है एक तरह का ओशन सेक्टर डिसेंडेटेड किया है, एक पूरा डेफिनेशन पढ़ ले तो समझ आ जाएगा। डिसेंडेटेड ओशन सेक्टर टू कंजर्व मरीन लाइफ एंड हैबिटेट्स, और इसको जो है मैनेज किया जाता है बाय गवर्नमेंट, NGO और लोकल अथॉरिटी के द्वारा। मतलब जो भी मरीन लाइफ है उसको बचाने के लिए एक तरह से अलग से ही ओशन सेक्शन जो है डिक्लेयर किया जाता है, तो उसको बोला जाता है MCA। और MCA के अंतर्गत अगर किसी बंदे को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर लोन चाहिए तो वो स्मॉल लोन और ग्रांट भी प्रोवाइड करेंगे इस इनिशिएटिव के अंतर्गत। प्लान है, ग्लोबल टारगेट है कि 30 मतलब कि 30% जो है प्रोटेक्ट करना है ओशन को 2030 तक अंडर जो मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत। ठीक है, और इस फ्रेमवर्क को जो है COP15 2022 में जो हो रहा था वहाँ पे लिया गया था। COP मतलब पार्टी ऑफ जो पेरिस में जो हो रहा था उसके अंतर्गत इसको लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चाइना की तरफ से न्यूज़ आ रहा है कि चाइना ने लॉन्च किया है एक ताइलिन 2 GEO डेटा रैली सेटेलाइट। ठीक है, तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। तो इसको चाइना का जो लोकेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कहाँ से जो है लॉन्च किया गया। मेन जो है इसमें आपको मिलेगा ये जो जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट है वहाँ से जो है शिफ्ट किया गया है जियो सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिट में, जो कि कुछ 35,000 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो डेवलपर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चाइना एकेडमिक ऑफ साइंस टेक है, ये इसके आपको डेवलपर मिलने वाले हैं। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़, एक तरह की मीटिंग हो रही थी ब्राज़ील में। कौन सी मीटिंग? 11 ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग। अब ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स में आपको ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मिलने वाला है। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो 2006 में जो इसकी पहली मीटिंग हुई थी उस समय जो है BRIC था, मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना
उसके बाद 2010 आते आते ब्रिक्स में जो है एक एस भी लग गया, ठीक है। 2010 आते आते ब्रिक्स में एक एस लग गया है, जिसको साउथ अफ्रीका बोला गया है। उसके बाद अभी करंटली बात करें तो ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स अभी अभी बात करें तो अभी जो है इंडोनेशिया भी ऐड हुआ है, और उसके साथ और भी उसके साथ जो है 2024 में जो है चार कंट्री जो है ऐड हुई थी, जैसे कि इजिप्ट, इथोपिया, आइलैंड और यूएई। तो टोटल जो है 10 कंट्री अब तक जो है ब्रिक्स में है। और ब्रिक्स का ही एक मीटिंग था जो कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग था, जो कि ब्राज़ील में हो रहा था अंडर दी थीम, या तो स्लोगन भी बोल सकते हो, स्ट्रेंथनिंग द कॉपरेशन ऑफ ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नमेंट। इंडिया की तरफ से बात करें तो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की तरफ से कौन लीड कर रहे थे, तो सुश्री शोभा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, इंडिया की तरफ से ये लीड कर रहे थे। कुछ की इनिशिएटिव जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस मीटिंग में लिया गया था उसके बारे में। तो एक तो टेक फॉर एम्पावरमेंट के अंतर्गत जो है टेक्नोलॉजी फॉर एम्पावरमेंट नॉट इंक्लूसिव, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है, इसके ऊपर इंडिया ने बात की है। उसके बाद इंडिया की जो एआई स्ट्रेटेजी है, कैसे हम एथिकल एआई अपस्किलिंग, उसके बाद जो सेक्टर फोकस है उसके ऊपर जो है इस मीटिंग में बात की है। कुछ की इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जैसे कि फ्यूचर स्किल प्राइम, उसके साथ जो नमो ड्रोन दीदी है हमारे इंडिया में जो ये सब चल रहा है, तो इसके बारे में बताया गया है। उसके साथ जो एआई बेस्ड नेशनल कैरियर सर्विस है, इसके अंदर बताया गया है। इसके बारे में बात करें तो इसको अभी भी स्विगी भी इसमें ऐड हुआ है, जिसके अंदर स्विगी के जो भी जॉब है वो भी जो है यहाँ पे नेशनल कैरियर सर्विस में ही अवेलेबल रहेंगे। नेशनल कैरियर सर्विस एक तरह का गवर्नमेंट वेबसाइट है, जहाँ पे जैसे Naukri.com होता है, तो ये मान सकते हो गवर्नमेंट का जो है Naukri.com है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये 3 इनिशिएटिव जो है आपको एग्जैक्ट याद रखना है, क्या क्या इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ने लिए थे उसके बारे में इस मीटिंग में बताए हैं। जैसे कि फ्यूचर स्किल प्राइम, नमो ड्रोन दीदी, जिसके अंदर जो भी वुमेन एंटरप्राइज हैं उनको ड्रोन के बारे में सिखाया जाएगा, ठीक है। ड्रोन कैसे बनाया जाए, ड्रोन कैसे बेचा जाए, ये सब करना सिखाया जाएगा। और तीसरा जो है नेशनल करियर सर्विस जो है लॉन्च किया गया है बाय इंडिया। ये सब चीज़ें जो है इस मीटिंग के अंतर्गत बताई गई है। कुछ क्लाइमेट एक्शन एंड ग्रीन जॉब्स, तो इसमें बोला गया है कि जो मिशन लाइफ है उसके अंतर्गत भी इंडिया ने काम किया। उसके साथ सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब, इसके लिए भी जो है इंडिया ने इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इस मीटिंग में बताई गई है। 2025 के डिक्लेरेशन के बारे में बात करें तो एआई एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, इसका डिक्लेरेशन मिलेगी। उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड जस्ट ट्रांजेक्शन, ये सारे आपको डिक्लेरेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ था जो कि मैंने आपको बता दिया। और एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, कौन लीड कर रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। तो आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, बट ये जो 3 इनिशिएटिव मैं आपको बता रहा हूँ इसको जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ उगांडा ने डिक्लेयर किया है कि उगांडा जो है इबोला से बच गई है, ठीक है। तो इबोला से बच गई है और ये लेस देन 3 मंथ में ही हुआ है, ठीक है। तो कितने दिन में हुआ है? ये लेस देन 3 मंथ में ही हुआ है। अब इबोला के बारे में बात करें तो इबोला मोस्टली साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, और ये नियर इबोला रिवर जो 1976 में जो है पहला केस मिला था। 1976 में जो है पहला केस मिला था इबोला का, कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पहला केस मिला था। ये मोस्टली ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड होता है, और इसके साथ जो है मोस्टली एनिमल के थ्रू जो है ह्यूमन में आता है इबोला। तो ये इबोला साउथ सूडान वायरस जो है आउटब्रेक हुआ था 30 जनवरी 2025 में, और 25 अप्रैल 2025 में जो है बोला है इबोला एंड हो चुका है उगांडा में, ठीक है। कुछ 42 डेज़ के अंदर ही जो है ये ख़त्म हो गया, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो लास्ट रिकवरी था वो 14 मार्च को हुआ था, और 25 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब जो है ये इबोला फ्री है उगांडा, ठीक है। तो टोटल केस के बारे में बात करें, टोटल जो है 14 केसेस थे, उसमें से 12 कंफर्म थे और 2 जो है अब तक लैब में जो है कंफर्म नहीं किए गए थे। टोटल इबोला की वजह से 4 डेथ हुए हैं। आप देख सकते हो 14 में से 4 डेड, कितनी डेडली वायरस है। तो 4 डेड हो गए, उसमें 10 जो है रिकवर हो चुके हैं। इसमें जो है अटैक किया था जो भी ये 14 लोग थे, इसमें आपको 1.5 ईयर की एक बेबी मिलने वाली है। उसके साथ जो है 55 ईयर के जो है बंदे भी थे, मतलब कुछ एक बहुत बड़ा रेंज में जो है इसमें बंदे थे। उसमें से 55% मेल थे, और टोटल पॉल्यूशन जो है मॉनिटर किया गया था 534 को मॉनिटर किया गया था, ठीक है। तो अगर
सूडान वायरस डिजीज के बारे में बात करें तो ये कॉज होता है सूडान वायरस से, सेम फैमिली से इबोला का रहता है। इबोला के बारे में ऑलरेडी बता दिया, पहली बार जो है इबोला 1976 में मिला था। वैसे ही जो सूडान वायरस है ये भी सूडान में 1976 में ही मिला था। कुछ अपॉइंटमेंट, तो ये प्रेसिडेंट जो ये पर्सन है पतमा जो है, इनको प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का बनाया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है डेनमार्क के जो लसन थे इनसे। तो अभी एक इवेंट हो रहा था 86 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि चाइना में हो रहा था। तो यहीं पे जो है इनको अपॉइंट किया गया है और ये जो है सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बन चुकी है आफ्टर चाइना से। इससे पहले बनी थी लू सनरूम, अजीब से नाम है। तो इनको जो है बनाया गया था 1993 से लेकर 2001 तक। तो अब जो है सेकंड वुमेन ये बन चुकी है। फर्स्ट वुमेन का नाम भी याद रखना है आपको, सेकंड वुमेन का नाम भी याद रखना है कौन है। कुछ अदर अपॉइंटमेंट्स भी है, ठीक है। तो डिप्यूटी जो प्रेसिडेंट है उनको भी इलेक्ट किया गया है, उसके साथ जो है वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया है फॉर पैरा बैडमिंटन के लिए, ठीक है। रिचर्ड पियोट को जो है वाइस प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट किया गया है और उसके साथ डिप्यूटी प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किए गए हैं। थ्रोबस, कुछ अजीब से नाम है यार, इनको भी जो है अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो कुछ नाम तो अजीब से नाम है, तो इनको आप रट्टा ही मार लो जितना कर सकते हो। बाकी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने बहुत कम चांस है, जो पढ़ने आपको यहीं से ज़्यादा पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नीरज कुमार गुप्ता। नीरज कुमार गुप्ता जो है फॉर्मल सेक्रेटरी है दीपान के, और ये रिटायर हुए थे 2018 में और अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज 9 है ये। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो जो ये NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज है ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर में मिलने वाला है। तो इनको अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन एंड पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर। इनका अपॉइंटमेंट 1 अप्रैल 2025 से चालू हो गया था, लेकिन इन्होंने अपना ऑफिस 19 अप्रैल 2025 में जो है रिज्यूम किया है। इनकी जो भी अप्रूवल है अपॉइंटमेंट की वो किया गया है IFFC के द्वारा। और अगर NSE 9 के बारे में बात करें तो ये होली सबसाइड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसके अंदर टॉप 50 कंपनी जो है लिस्टेड होती है, और BSE के बारे में बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंदर टॉप 30 कंपनी जो है लिस्टेड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिफेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने जो है 26 रफाइल मरीन फाइटर जेट मंगवाया है। डेफिनेटली यार यहाँ भी मैंने एक फ़ोटो ऐड कर रखा हुआ था, इमेज ऐड कर रखा था जिसके सबको समझ आए, पर पता नहीं यार PDF में क्या हुआ कि पूरा का पूरा फोटो उड़ा दिया इसने। बट ठीक है, जो भी है मैं आपको जो PDF है भी प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, वो उधर मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर बात करें कि आपको रफाइल के बारे में पता होगा, रफाइल को जो है इंडिया ने पहले भी प्रोक्योर किया था फ्रांस से, और अब जो है रफाइल मरीन मतलब इंडियन नेवी के लिए जो है एक्वायर करने जा रही है 26 नए रफाइल जेट, जिसके अंतर्गत बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 64,000 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। 64,000 करोड़ रुपीज़ का जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। अगर रफाइल जेट के बारे में बात करें तो इसमें 22 सिंगल सीट फाइटर रहने वाला है, जिसमें 26 जो रफाइल जेट मंगाने वाला है उसमें से 22 जो है सिंगल सीट फाइटर जेट रहेगा, मतलब एक ही बंदा बैठ सकता है, पायलट बैठ सकता है, को पायलट नहीं बैठ सकता। और दूसरा जो मिलेगा आपको 4 ट्विन सीट ट्रेनी जो रफाइल जेट है ये भी देने वाला है, ठीक है। तो ट्विन सीट मतलब जो पायलट और को पायलट दोनों बैठेंगे एक साथ, और पायलट और को पायलट क्यों बैठेंगे, क्योंकि इसको एज ए ट्रेनिंग के लिए जो है यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी एक्सपीरियंस रहेंगे वो पीछे बैठेंगे, और जो कि पायलट नए सेलेक्ट होंगे वो आगे बैठेंगे, वो आगे बैठ के प्लेन चलाएंगे और इनको जो है इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कैसे जो है रफाइल जेट उड़ाना है, ठीक है। तो एक तरह से 4 ट्विन सीट ट्रेनर रफाइल जेट भी देने वाली है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, और इसके लिए टोटल कितना खर्चा करने वाली है गवर्नमेंट, 64,000 करोड़ रुपये खर्चा करने वाली है। ये डिप्लॉय होगा INS विक्रांत में। तो INS विक्रांत जो है क्या है, एक तरह से वो एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बोला जाता है उसको समझते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए बोला जाता है कि ये आप मान सकते हो ये हमारा एक बहुत बड़ा कैरियर रहता है, मतलब बहुत बड़ा शिप रहता है जिसके अंदर का आपने रनवे देखे होंगे, रनवे रहती है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रहती है, बट रनवे होने की वजह से जो है इसको एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जाता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट मतलब इसमें जो है जो भी फ्लाइट है वो आ सकती है, जो भी जेट है वो आ सकती है, फाइटर जेट है वो आ सकती है, लैंड हो सकती है, इवन टेक ऑफ भी कर सकती है, तो इसी के इसको एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जाता है, ठीक है। और अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है,
तो फ्रांस की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट के बीच में डील है, जिसको राकेश कुमार सिंह जो इंडिया की तरफ से हैं इन्होंने साइन किया था। इसकी डिलीवरी जो है स्टार्ट होगी 2029 तक और कंप्लीट हो जाएगा 2031 तक। तो 26 जो हेलीकॉप्टर है ये 2029 तक पहला हेलीकॉप्टर डिलीवर होने वाला है और 2031 तक जो है सारे के सारे 26, मैंने हेलीकॉप्टर बोल दिया क्या, जो भी राफेल मरीन है फाइटर जेट है ये डिलीवर होने वाला है। ठीक है, तो 2031 तक पूरा डिलीवर होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर बढ़ते हैं। तो 22 सेकेंड जो है योगा आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हो रहा था। तो ये सेकेंड योगा आसन जो स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हो रहा था एशिया का, तो इसमें इंडिया जीती है। और अगर आप देखोगे तो इंडिया ने बहुत सारे गोल्ड जीते हैं इसके अंतर्गत। ये जो इवेंट हो रहा था ये न्यू दिल्ली में हो रहा था। टोटल 21 कंट्री ने भाग लिया था। इंडिया ने जो टोटल गोल्ड जीते हैं वो आपको मिलेगा, फर्स्ट रैंक में है इंडिया 83, तो सबसे ज़्यादा है। और टोटल मेडल के बारे में बात करें 87 जो है टोटल मेडल जीते गए हैं। आपको कभी भी सिल्वर और ब्राउन से पूछता नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप उसको स्किप करते हुए चलो। मेन चीज़ क्या है, गोल्ड में फोकस करो, गोल्ड ही मेन है आपके लिए। दूसरा जो रैंक मिलेगा आपको जापान मिलेगा, जिसके अंदर 3 गोल्ड जीते गए हैं और टोटल 10 मेडल जीता है। और तीसरा जो है मंगोलिया ने 1 ही गोल्ड जीता है और टोटल मेडल के बारे में बात करें टोटल 18 मेडल मंगोलिया ने जीते हैं। तो इंडिया का याद रखना है टोटल 83 जो है गोल्ड जीता गया है सेकेंड योगा आसन स्पोर्ट चैंपियनशिप में। ठीक है, तो योगा आसन का एक चैंपियनशिप है जिसको खेला जाता है, तो उसमें इन्होंने गोल्ड मारा सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है 5th FIDE वुमेन ग्रैंड पिक। तो इसके अंदर का टोटल 6 टूर्नामेंट्स होते हैं और हर एक प्लेयर जो है 3 आउट ऑफ 6 जो है बाहर निकल जाते हैं। और ये जो भी जीतेगा वो जो वर्ल्ड कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 में होने वाला है उसके लिए सीधे सीधे क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो हम्पी है ग्रैंड मास्टर हम्पी, तो इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ये पुणे में हो रहा था, महाराष्ट्र में टूर्नामेंट हो रहा था, जिसके अंदर 10 प्लेयर जो है राउंड रॉबिन के हिसाब से खेल रहे थे। ठीक है, तो अगर GM हम्पी के बारे में बात करें तो इन्होंने टाई ब्रेकर हुआ था, टाई ब्रेकर इनका स्कोर था 7/9 और इन्होंने जो है फर्स्ट प्लेस जीत लिया बाय डिफीटिंग जो बल्गेरिया के एक प्लेयर थे उनको हरा के। ठीक है, तो ये इनका टोटल 8 ग्रैंड पिक टाइटल है। तो फिर एक तरह का इनका नया रिकॉर्ड भी है जो कि सरपास कर गए हैं चाइना के जो हुई है उनके, तो इनके पीछे आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट F1 रेसिंग की तरफ से आ रहा है और F1 रेसिंग में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो F1 रेसिंग को जो है अभी आप छोड़ते चलो, अभी आपको नहीं पढ़ना, लास्ट में मैं आपको जो टेबल प्रोवाइड करूँगा उससे आगे पढ़ लेना। बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं F1 रेसिंग से भी। तो 50 F1 रेसिंग जो था वो बहरीन ग्रैंड पिक्स हो रहा था, जिसको ऑस्कर ने जीता था, ऑस्कर पस्त्री ने जीता था। दूसरा जो था वो 51 F1 रेसिंग सऊदी अरेबिया में हो रहा था, उसको भी जो है ऑस्कर नहीं जीता था। ऑस्कर के बारे में बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और ये जो मैकलैरेन है UK बेस्ड इसका जो है गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने आपको यहाँ पे ग्रैंड पिक से बताई थी कि इन्होंने जो है ग्रैंड पिक जीता है। ज़्यादा डिटेल में देख नहीं रखा है कंटेंट, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है F1 रेसिंग से, तो बेटर यही है कि कम पढ़ो और एग्जाम रिलेवेंट कर पढ़ो। ठीक है, तो मेरा कहना भी यही है, या हमारा बैंक संधि का ये कहना है कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट पढ़ो, इनरिलेवेंट नहीं। और अगर बात करें PDF की, तो आपको PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके साथ ही जो हम डेली क्विज और वीकली क्विज भी करते रहते हैं, तो आपको अगर पढ़ना है मेरे से या तो किसी अगर आपको क्विज भी लगाना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी कंटेंट है माइंड मैपिंग फॉर्म में दी जाती है वीकली और फिर मंथली बेसिस पे। तो आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हो। पेड सब्सक्रिप्शन के अंदर आता है वीकली और मंथली PDFs, जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट्स के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो SBI क्लर्क का पेपर आया था वहाँ पे जो 25+ अटैम्प्ट किए थे बाय रीडिंग आवर PDFs। तो आपकी मर्जी, आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं। लेकिन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देख सकते हैं चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, अभी के लिए मैं देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।